जी, नमस्कार आप सभी को और अपने सभी दर्शकों, श्रोताओं को। और एक इंडिविजुअल के तौर पर गिरीश कर्नाड को याद करना न सिर्फ लाज़मी है बल्कि हमें पढ़ना भी चाहिए उनको, उनको देखना भी चाहिए, उनको सुनना चाहिए। इतना सारा सब कुछ वो लिख पढ़ गए हैं, बोल गए हैं, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी नाटकों में कोई रुचि नहीं है। मैं नाटक नहीं देखता हूँ अमूमन। तो इसलिए मैं नाटककार गिरीश कर्नाड के बारे में ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। सुनी-सुनाई बातें करनी होगी तो कह दूँगा कि उन्होंने हयवदन लिखा, ययाति लिखा, तुगलक लिखा, ये सारी बातें हो सकती हैं। मैं यहाँ एक प्रबुद्ध व्यक्ति की चर्चा करूँगा, एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल की बात करूँगा, जो गिरीश कर्नाड हैं। हिंदी में दक्षिण से आए हुए वे अकेले समर्थ प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जिनको हिंदी समाज ने भी उसी तरीके से स्वीकार किया, जिस तरीके से वे अपने समाज के पुरोधाओं को स्वीकार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वो पहले ऐसे पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं साउथ के जो ट्रांसेंड करते हैं। दक्षिण से उत्तर की तरफ आते हैं और कई सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं। मेरी मुलाकात उससे सिर्फ़ एक बार है और आप टाइगर फ़िल्म आई थी तब मैंने उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और जो थोड़ी बहुत बातें हुई थी। उसके अलावा कभी ऐसा मुलाकात का अवसर नहीं मिला। हाँ, उनकी चर्चा श्याम बाबू से और दूसरे लोगों से सुनने को मिलती रही हैं। पता नहीं कितने लोगों को याद होगा मतलब जेएलएफ में एक बार वे नसीरुद्दीन शाह के साथ आए थे। नसीरुद्दीन शाह की एक किताब जो उनकी बायोग्राफी है ऑटोबायोग्राफी है, उसका कोई समारोह था उसमें वे और नसीरुद्दीन शाह दोनों बैठे आमने-सामने और वहाँ कुछ पुरानी बातें उन लोगों ने याद की। वो बहुत रोचक बातचीत है। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो ज़रूर उस बातचीत को देखें। बौद्धिक स्तर पर असहमति, विरोध के बावजूद कैसे 2 इंडिविजुअल, 2 प्रतिभाशाली व्यक्ति एक-दूसरे का सम्मान कर सकते हैं, ये वहाँ देखने को मिलता है। रेफ़रेंस के लिए मैं बता दूँ कि जब नसीरुद्दीन शाह एफटीआईआई में पढ़ रहे थे, उस समय गिरीश कर्नाड वहाँ के डायरेक्टर थे और नसीरुद्दीन शाह के बैच ने एक स्ट्राइक कर दिया था, जिसमें जसपाल और नसीर दोनों बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, नारे लगाने से लेकर के और जो घेराव होता है, वो तमाम चीज़ें। गिरीश कर्नाड को उस बातचीत के पहले तक ये लगता रहा कि ये लोग मुझे हटाने के लिए ये सारा कर रहे हैं। उस बातचीत में क्लियर होता है कि नसीर की डिमांड क्या थी या छात्रों की डिमांड क्या थी और उसको समझने के बाद गिरीश कर्नाड ने जिस तरीके से स्वीकार किया कि हाँ, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मैं सोच रहा था, बिहेव कर रहा था और ये बहुत मुश्किल काम होता है। नसीर आप भी इस बात को समझें कि आपकी डिमांड से सहमति होने के बावजूद मैं एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कुछ नहीं कर सकता था। उसमें रोचक बातें जो निकल के आई हैं कि उस समय की मिनिस्ट्री ने, जैसा कि होता है गिरीश कर्नाड को स्पष्ट संकेत दिया था कि अगर आप चाहें तो इन दोनों छात्रों को निकाल दें। हम आपको बैक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गिरीश कर्नाड ने कहा कि नहीं, ये दोनों मेरे स्कूल के, मेरे इंस्टीट्यूट के बेहतरीन छात्र हैं, प्रतिभाशाली छात्र हैं, मैं इनको निकाल नहीं सकता, मैं इनसे बातें करूँगा, मैं इन्हें समझाने की कोशिश करूँगा और मैं इनको अपने यहाँ रखूँगा। और फिर कैसे सारी बातें सुलझती है। तो एक प्रबुद्ध शिक्षक, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो चाहता तो कानून की सहायता लेकर या ऊपर वालों के अधिकारियों की सहायता लेकर के एक ऐसे छात्र को निष्कासित कर देता, लेकिन उस निष्कासन का क्या असर होता है, एक प्रतिभा हमको मिल नहीं पाती और हम उससे बिछड़ जाते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं उनके, जहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने, एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिकाएँ निभाई हैं। आपको बता दूँ कि ओम पुरी का एडमिशन नहीं हो रहा था एफटीआईआई में। सिर्फ इसलिए कि ये प्रतिभाशाली तो हैं, लेकिन इनका चेहरा फ़िल्म के काबिल नहीं है। चड्ढा साहब सारी बातों को याद करें या बता सकते हैं, लेकिन वीटो लगाया गिरीश कर्नाड ने कि नहीं, इस लड़के का एडमिशन होगा और उन्होंने एडमिशन लिया और हम बाद में जानते हैं कि हमें एक कैसा अच्छा सिद्ध अभिनेता मिला। यहीं इसी प्रसंग में एक और चर्चा करूँगा कि एक दिलीप धवन नाम के एक एक्टर हुए थे।
दिलीप धवन 14 निर्माताओं की सिफारिश लेकर के एफटीआई में पहुंचे थे एडमिशन लेने के लिए। उस समय टैलेंट हंट होता था जिसमें निर्माता लोगों की एक कमिटी थी, वो चुनती थी प्रतिभाओं को। तो इन 14 निर्माताओं ने उनको भेजा था कि आप जाओ वहां से एक्टिंग की ट्रेनिंग ले लो। उनका एडमिशन नहीं हुआ वहां पे, क्योंकि वो अयोग्य माने गए। राज कपूर ने सिफारिश की कि भाई तुम तो हम लोगों को बदनाम कर रहे हो और हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, हमने सिफारिश की तुम एडमिशन क्यों नहीं ले लेते। तो गिरीश ने साफ उनसे कहा कि भाई ये योग्य लड़का नहीं है, इसको कैसे ले सकता हूं मैं। खैर बाद में कुछ और छल प्रपंच हुआ, वहां पे जोड़ तोड़ हुआ और उसे लड़के का एडमिशन हो गया। लेकिन गिरीश जी ने सवाल किया कि आप सिफारिश करके भेज तो देते हैं बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन क्या हमारे यहाँ से जो प्रतिभाशाली छात्र निकलते हैं उनको आप काम देते हो? कभी इस पर सोचना। और इस बात से राज कपूर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दिलीप धवन को कहा भी कि देखो बेटा, तेरा एडमिशन तो हमने करवा दिया है, लेकिन काम के लिए मेरे पास मत लौटना, तुम खुद देख लेना का। तो ये वाला पक्ष जो है ना, ये जानना भी जरूरी है कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो होता है, प्रबुद्ध शिक्षक जो होता है, वो कितना लोकतांत्रिक होता है, किस तरीके से सारी चीजों को लेके चलता है। बाकी निर्देशक के तौर पर, अभिनेता के तौर पर हम उनको देख चुके हैं। वे प्रशिक्षित अभिनेता नहीं रहे, कभी नहीं लिया उन्होंने कोई प्रशिक्षण अभिनय का। शुरू में नाटक वगैरह में हिस्सा जरूर लिया होगा, लेकिन जब संस्कार फिल्म उन्होंने सोचा था बनाने के लिए, जिसके वे निर्देशक भी थे, और उन्होंने वो फिल्म बनाई। हालांकि फिल्म में निर्देशक का नाम कुछ और गया था, निर्माता का नाम चला गया था निर्देशक के तौर पे। तो उस फिल्म में चूंकि पैसे कम थे और सिर्फ 95,000 रुपए में वो फिल्म बनी थी, तो उस फिल्म के लिए बाहर से एक्टर नहीं लिया जा सकता था। तो बाई एक्सीडेंट गिरीश कर्नाड वहां पे एक्टर बन गए। और यह भी बता दूं कि उस संस्कार फिल्म को पहले भारत सरकार ने बैन कर दिया था, क्योंकि माना गया था कि यह फिल्म ब्राह्मणों के खिलाफ है। और बाद में जब फिल्म रिलीज हुई, किसी भी तरीके से सेंसर हुआ, तो उसी फिल्म को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। तो ये विडंबना है हमारे समाज में किस तरीके। और ये सबको, ये सारे प्रसंग जो है वो आज के समय में याद करना जरूरी है। हम लगभग वैसे ही बल्कि उससे विकट माहौल में जी रहे हैं। और अगले 5 साल तो आपने अफसोस जाहिर किया ही इस सिने संवाद के पहले, कि क्या तकलीफ है और क्या दुख है कि हमें ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर अगले 5 साल तक स्वीकार करना पड़ेगा। और अभिनेता के तौर पर मैं यही कहूंगा कि बहुत सहज अभिनेता रहे। टाइगर जैसी फिल्म में काम करने के बावजूद जब हमारी मुलाकात हुई, उनके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं, कोई ये मलाल नहीं कि मैं कैसी फिल्म कर रहा हूँ। और वो निगेटिव भूमिका थी फिल्म के अंदर, जो देशद्रोही का काम करता है, भारतीय वैज्ञानिक है, लेकिन उन्होंने उस काम को किया। उनके काम को देखना तो मंथन जैसे, मंथन अभी हाल में दिखाई गई, हमने देखी जा करके। मंथन में किस तरीके से उन्होंने काम किया है। निशांत सब कोई जानते ही हैं। उन्होंने और भी पॉपुलर हिंदी फिल्मों में काम किया है, स्वामी एक फिल्म थी, और भी सारी फिल्में रही हैं। तो बतौर अभिनेता ठीक है कि वो एक ऊंचाई तक नहीं पहुंचे, लेकिन एक सहज और सुशील भी जोड़ दूं मैं, वो अभिनेता रहे हैं वो। बाकी साहित्यकार का पक्ष और नाटकों का पक्ष, रंगमंच का पक्ष, इसमें दूसरे लोग बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल मुझे आरंभिक यही बातचीत करनी।